इतिहास का पहला ऐसा विजेता जिसे विश्व विजेता के रूप में याद किया जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। पर पहला सवाल ये आता है कि आखिर सिकंदर था कौन? इस वीडियो में आप सिकंदर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को जानोगे जिससे शायद आपका सिकंदर के प्रति देखने का नजरिया ही बदल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हमारा सवाल था कि आखिर सिकंदर था कौन? सिकंदर एक छोटे से देश यूनान के राज्य मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जिन्हें एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। वे एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। सिकंदर को निखारने का काम उसके गुरु अरस्तु ने ही किया था। वो अरस्तु ही थे जिन्होंने सिकंदर को पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब दिखाया था। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिकंदर के विजय अभियान के दौरान अरस्तु का भतीजा कलास्थनीस एक सेनापति के रूप में सिकंदर के साथ निकला था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि क्या वाकई में सिकंदर एक महान इंसान था? क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था, एक ऐसा देश जिसने फारसियों को कई बार कुचला था। मैसेडोनिया के लोग फारसियों से बेपनाह नफरत करते थे और इसी नफरत की वजह से फारसियों का साम्राज्य तहस नहस हो गया। क्योंकि सिकंदर के सिंहासन पर बैठने की कहानी क्रूरता से ही शुरू होती है, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि सिकंदर अपने पिता को मौत के घाट उतारकर अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। यूनान का यह राजा अपने समय में कभी भी महान नहीं रहा, क्योंकि एक पॉपुलर हिस्टोरियन एरियन लिखते हैं कि जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया, तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक और कानों को कटवा दिया था। लेकिन इतने पर भी जब उसे शांति नहीं मिली तो उसने उनकी हत्या करवा दी थी। यहाँ तक कि उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्थनीस को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया था। लेकिन ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई किताबों में तो यही बताया जाता है कि सिकंदर एक महान योद्धा था। और अफसोस कि वेस्टर्न कंट्रीज जो कहती हैं, दुनिया उसे आंख बंद करके मान लेती है। क्योंकि सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिमी देशों को ग्रीक भाषा और उनकी संस्कृति से मदद मिली, जो ये कहती हैं कि सिकंदर का विजय अभियान उन पश्चिमी अभियानों में से पहला ऐसा अभियान था जो पूरे बर्बर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किया गया था। लेकिन अगर हम ईरान और चीन के इतिहास के नज़रिए से देखें तो हमें कुछ और ही दिखाई मालूम पड़ता है। क्योंकि स्कॉटलैंड के एक प्रोफेसर अली अंसारी के अकॉर्डिंग प्राचीन ईरान अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी एक्रोपोलिस के खंडरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को यह 3 बातें बताई जाती हैं। पहला, कि इसे डेरियस द्वारा बनाया गया था। दूसरा, बाद में उसके बेटे ज़र्क्सिस ने इसका विस्तार किया। और तीसरा, लेकिन इसे सिकंदर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आखिर तबाह करने वाला व्यक्ति महान कैसे हुआ? अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर सिकंदर ने एक्रोपोलिस को तबाह क्यों किया? तो एक थ्योरी में ये पता चला कि एक रात एक ग्रीक नर्तकी के प्रभाव में आकर सिकंदर ने जमकर शराब पी और बाद में उसने ज़र्क्सिस से बदला लेने के लिए
उसने पूरे एक्रोपोलिस को जलाकर तबाह कर दिया। उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने को काफ़ी बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन पारसी धर्म के कई मुख्य उपासना स्थलों पर हमले किए गए, मगर असलियत में ईरान साम्राज्य पर विजय का महत्व इसलिए नहीं था कि उस साम्राज्य को सभ्य बनाना था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उस समय तक का विश्व का महानतम साम्राज्य था। मध्य एशिया से लीबिया तक फैला हुआ ईरान एक बेशकीमती इनाम था। करीब से देखने पर इस बात के भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि ग्रीक लोग ईरानी शासन और उसके शासकों के प्रशंसक थे और सिकंदर भी उस साम्राज्य की प्रशंसा सुनकर आया था। ईरानी साम्राज्य एक ऐसी चीज़ थी जिसे जीतने से ज़्यादा बड़ी बात उसे हासिल करना थी। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने एक राजा से बदला लेने या उसके साम्राज्य को हासिल करने के चलते उसके साम्राज्य और नगर को ही तबाह कर दिया हो। मगर जिन शासकों ने ऐसा किया उन्हें आज पूरी दुनिया क्रूर और तानाशाह के नाम से जानती है और उनके अत्याचारों का वर्णन इतिहास के पन्नों में साफ साफ लिखा हुआ है। जीने के लिए इससे बुरा क्या होगा जब एक दोस्त अपने ही दोस्त की एक छोटी सी बात पर उसकी हत्या करवा दे। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी दोस्त क्लीटोस को मौत के घाट उतरवा दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने पिता के दोस्त परमीनियन, जिनकी गोद में सिकंदर ने अपना पूरा बचपन निकाला था, उसने उन्हें भी मरवा दिया था। सिकंदर की सेना जहाँ भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं को कैद कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांगकर पूरे शहर में घुमाया जाता। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ऐसा क्रूर राजा जो अपनों के क्या राजा पोरस के प्रति उदार हो सकता था? अगर राजा पोरस हार जाते तो क्या वे जिंदा बचते? और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं होता? लेकिन इतिहास में तो यही लिखा गया है कि पोरस को बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो राजा पोरस ने कहा, मेरे साथ वो व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। वाकई यह एक काफ़ी अच्छा आंसर था, लेकिन इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? या सिर्फ यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए ऐसा कुछ लिख डाला? क्योंकि इतिहास को साफ साफ शब्दों में लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा है कि सिकंदर पोरस की 20,000 जवानों की सेना के सामने टिक नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ एरियन भी लिखते हैं कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया था और उसके घोड़े बुसेफेलस को भी मार डाला था। अब यहाँ से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि प्राचीन भारत की रक्षात्मक दीवार से टकराने के बाद सिकंदर का घमंड चूर हो चुका था। तब सिकंदर ने राजा पोरस से वापस जाने की आज्ञा मांगी। राजा पोरस ने सिकंदर को उस मार्ग से जाने से मना कर दिया जिससे वह आया था और अपने प्रदेश से दक्षिण की ओर से जाने का मार्ग दिया। जिन मार्गों से सिकंदर वापस जा रहा था उसके सैनिकों ने भूख के कारण राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया और इसी लूट को भारतीय इतिहास में सिकंदर की दक्षिण की विजय लिख दिया। लेकिन इतिहास को लिखने वाले यूनानियों ने
सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल डाला। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठा जाल रचा और ऐसे तथ्यों के कारण ही सिकंदर को महान और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा समझा जाने लगा, जबकि हकीकत तो यही है कि भारत में एक भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने विदेशी धरती या दूसरे राज्य पर आक्रमण कर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हों। भारतीय राजाओं में संवेदना का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं था कि वो बच्चों को भाले की नोक पर रखकर किसी के राज्य में घुसे हों। लेकिन कितना अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर कई सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि उस पर तो एक कहावत भी बनाई गई है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन अगर आज हम भारतीयों ने विदेशी नहीं बल्कि भारतीय इतिहास को अच्छे से पढ़ा होता तो आज शायद हम कहते कि जो जीता वही पोरस, क्योंकि इस बात का सबूत यहीं से मिलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी एक बुक ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि सिकंदर एक अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसकवादी था। वह खुद को ईश्वर के समान समझता था। गुस्से में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को उसके निवासियों सहित पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सिकंदर से भी कई गुना ज्यादा क्षेत्र चंगेज खां और दूसरे अन्य राजा जीत चुके थे। उसने केवल पृथ्वी का 5% हिस्सा ही जीता था। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि सिकंदर एक कुशल और काफी काबिल योद्धा था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि उसे विश्व विजेता कहा जाए या उसके नाम के आगे महान लगाया जाए। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस कहानी को लिखने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हो सकता है कि मेरी ये सारी बातें गलत भी हों, लेकिन दोस्तों, अगर हम एक सच्चे हिस्ट्री लवर हैं तो हमें इतिहास के पन्नों को बारीकी से देखना चाहिए, जिससे यह बात साबित हो सके कि क्या वाकई इतिहास में ऐसा कुछ घटित हुआ है जिससे हम किसी को महान या विजेता कह सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।